वेलकम बैक एवरीवन। हमारा जो सेल यूनिट है उसका बस एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ये है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोमोलिक्यूल्स। हमारी सेल वाली यूनिट भी पूरी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आर माइंड। अब जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है क्या कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो सेम केमिकल्स के बने हुए हैं, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड जो बने हैं, जो हमारी बॉडी कंपोज है क्या वो सेम एलिमेंट और कंपाउंड की बनी है। यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। हमने केमिस्ट्री में देखा है, पढ़ा है कि कैसे एलिमेंट का एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब कैसे जो एलिमेंट है उसको एनालाइज करना, उसको देखना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो वो हमने केमिस्ट्री में देखा है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, अगर हम ऐसा एनालिसिस प्लांट के टिश्यू पे, एनिमल के टिश्यू पर और माइक्रोबियल पेस्ट पे करते हैं तो हमें वहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स वहाँ पे मिलते हैं। देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू, मतलब वो ये सारे एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है लेकिन जो उनका कंटेंट है, जो उनका अमाउंट है वो वेरी करता है लिविंग टिश्यू में। ठीक है। अदर्स देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, उनका खुद का एक अमाउंट है जो पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग मिलेगा लिविंग टिश्यू के अंदर। अगर सेम एनालिसिस परफॉर्म किया जाए अर्थ क्रस्ट पे एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर तो हमें वहाँ पे भी सिमिलर लिस्ट मिलेगी। वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, लेकिन उस दो लिस्ट में डिफरेंस क्या होगा? इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस वुड बी मेड आउट। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैम्पल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू, कि जो भी अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो लिविंग टिश्यू में भी मिलने वाले हैं। हाउएवर अगर क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील की जाए तो रिलेटिव अबेंडेंस, किसकी अबेंडेंस की? रिलेटिव अबेंडेंस कार्बन और हाइड्रोजन की बाकी एज कम्पेयर टू दूसरे एलिमेंट से हायर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उन्होंने कहा तुमको एक तुम लिविंग का एनालिसिस कर लो, एक नॉन लिविंग का एनालिसिस कर लो, तो जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो यहाँ सेम मिलेंगे, बट जो उनकी क्वांटिटी उसमें भी मेनली कौन? कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग में ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग। नाउ हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। अब कैसे एनालाइज किया जाता है केमिकल कंपोजिशन को? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसी चीज़ को सेम वे में कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, कैसे उसे आंसर मिलेगा? इस आंसर को हमें जानने के लिए सिंपल सी बात है, केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल लें या पीस ऑफ लिवर ले लें। फिर उसको ग्राइंड करें, किसमें? इट इन अ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको ग्राइंड करें, उसके साथ मोटार और पेस्टल। मान लो ये है तुम्हारा मोटार, पेस्टल इज लाइक क्या होता है बेसिकली इमाम दस्ता टाइप का ना, इमाम दस्ता जिसे बोलते हैं। तो ये मोटर पेस्टल है तुम्हारा, इसमें तुमने डाला लिविंग टिश्यू, साथ में डाल दिया ट्राईक्लोरोटिक एसिड, अब उससे इसकी स्लरी है उसका पेस्ट बना दिया। तो वही लिखा है यूजिंग अ मोटर एंड अ पेस्ट, हमें एक थिक स्लरी मिल जाएगा, एक पेस्ट मिल जाएगा। अब हम उसे स्ट्रेन, जब छानेंगे इस पेस्ट को चीज़ क्लोथ के थ्रू, जिसे बोलते हैं इसे छन्ना टाइप चीज़ क्लोथ, इसे अब हम छान रहे हैं यहाँ पे, या फिर कॉटन यूज़ कर सकते हैं, तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेगा। वन इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेट, एक को कहेंगे फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली बात की जाए तो एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब जो इस एसिड में, मान लो ये एक बाउल है, ये क्लोथ में हमने इसको डाला, इसको छान लिया, अब यहाँ पे एसिड सॉल्युबल फ्लूइड जो एसिड में क्या हो गया है? घुल चुका है, वो है क्या? ठीक है। और दूसरा है सेकेंड द रिटेंटेड और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। रिटेंटेड लाइक जो कपड़े में बच गया, सपोज तुमने चाय छानी, ठीक है, तो चाय जो नीचे आ गई वो क्या है? एसिड सॉल्युबल पूल, और जो पत्ती ऊपर रह गई वो क्या है? रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो वही टिश्यू लिया, टिश्यू को ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड किया मोटर पेस्टल में, उसकी एक स्लरी बन गई, उसको छान लिया गया, तो दो पोर्शन मिल गए। पहला वो हमारा एसिड सॉल्युबल पूल या जिसे हमने फिल्ट्रेट कहा, दूसरा है हमारा रिटेंटेड जो रह गया, या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब जो एसिड सॉल्युबल पूल है, हम जिसको कंपेयर कर रहे हैं चाय के साथ, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ हमारे क्या मिलते हैं? वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ की क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. हायर क्लासेस में आप देखोगे कि लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मिलते हैं, वो हम चेक करते हैं। It will suffice to say here that the one extract the compound then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds. ये कह रहे हैं यहाँ पे, कहना सही है कि मतलब एक एक्सट्रैक्ट किया गया कंपाउंड को,
तो उसमें अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स लगाई जाती है अगर हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बिल्कुल सेपरेट करना चाहें दूसरे कंपाउंड से। मतलब एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है और उसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर कंपाउंड को सेपरेट करना है तो उनके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती है। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। Analytical technique, when applied to the compound, give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. जब वहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक्स लगाई जाती हैं तो वहाँ हम बेसिकली क्या पता कर पाते हैं, उस कंपाउंड का हम आइडिया लगा पाते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा या उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। देखो ये कैसे, ये अब हमें ले जा रहे हैं इंट्रोडक्शन करते करते कि हमें पढ़ना है कि भाई तुमने पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करा, अब तुम्हें एक पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए अलग अलग टेक्निक लगती हैं। अब हम कंपाउंड को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, कंपाउंड को आइडेंटिफाई ही इसलिए किया जाता है कि ताकि उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी, तब हम उन्हें क्लासीफाई कर पाएंगे। तो अब ये बात यहीं आ गई कि जितने भी कार्बन कंपाउंड आते हैं जो हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हाउएवर वहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट, उनके पास कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं। अब हमें ये कैसे पता चला, तो ये भी कैसे पता चलता है, एनालिसिस करके ही पता चलता है। अ स्लाइटली डिफरेंट बट अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन, इसके लिए कि इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं उसके लिए किया गया। वन बे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, चाहे तुम लीफ ले लो या लिवर ले लो, उसको वेट किया गया, ठीक है, एंड ड्राइड, फिर उसको सुखा दिया। अब सुखा दिया तो उसमें से जितना वाटर कंटेंट था वो रिमूव हो गया, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। अब जो रिमेनिंग मटेरियल है उसने क्या दिया, वो ड्राई वेट दिया। अब टिश्यू को अगर हम फुल्ली बर्न कर दें तो जितने भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गए गैसेस फॉर्म में, लाइक CO2 एंड वाटर पेपर, एंड आर रिमूव्ड। अब जो जितना कुछ बचा दैट इज ऐश, जिसे हम बोलते हैं राख। ऐश के कंटेंट क्या होंगे, उसके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने क्या पता करा है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो मिलते हैं उनका पता लगाया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा, ये भी किस में मिलते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सल्फेट और फॉस्फेट किस में मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल मिलेंगे। बच्चे सोचते हैं ये इनऑर्गेनिक वाले उसमें मिलने वाले, मतलब उसमें मिलेंगे, ऊपर रह जाएंगे, लेकिन इन्होंने मेंशन क्या किया है कि सल्फेट और फॉस्फेट कहाँ मिलेगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा। Therefore, elemental analysis give the elemental composition of the living tissue. इसलिए जब हम elemental analysis करते हैं, elemental composition करते हैं, किसी भी लिविंग टिश्यू के कंपोजिशन को एनालाइज करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किस किस के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। जब हम एनालाइज करते हैं कंपाउंड को तो हमें आइडिया मिलता है कि वहाँ पे क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो किन किन चीज़ों को मिला के बना हुआ है। From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, etc. अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो कोई उसमें ये बता सकता है कि हाँ भाई इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं कि भाई अमीनो एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये फैटी एसिड है। तो ये डिफरेंस है केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू और बायो का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये PYQ में एक बार पूछा गया है कि भाई इनका ऑर्डर बताओ कि कैसे क्या प्रेजेंट होता है इनकी क्वांटिटी के हिसाब से, कि सबसे ज़्यादा क्या होता है फिर क्या आता है। तो इसमें हमें देखते हुए चलना है कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसे एक रफ आइडिया लेके चलना है और हमें इसे याद रखना है क्योंकि ये PYQ में आया है, क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है उस टेबल से ऊपर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड द कंपाउंड्स में NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट के कंपाउंड्स, ये सब हमें मिलते हैं। Amino acids are the organic compound containing an amino group and an acidic group as a substituent on the same carbon. अभी कह रहे हैं अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है सब्सटीट्यूएंट के साथ उसी सेम कार्बन में, दैट इज जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अल्फा अमीनो एसिड्स कहा जाता है। दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स, क्या है ये, सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स हैं। देयर आर द 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाई द 4 वैलेंसी पोजीशन, वहाँ पे क्या होते हैं
अब हमें पता है एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो उन्होंने वही कहा 4 वैलेंसी होती है, अलग अलग पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आ जाएंगे और अलग अलग अमीनो एसिड बन जाते हैं। क्या क्या होते हैं जो वैलेंसी आती है, इसमें हाइड्रोजन आता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, अमाइनो ग्रुप आता है और एक वेरिएबल आर ग्रुप होता है जो चेंज होता है, जिसे हम आर ग्रुप से डिनोट करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप, अब आर ग्रुप के नेचर पे ही बेस्ड अलग अलग अमीनो एसिड आते हैं। तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं और ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। बच्चे इन लाइन को ध्यान नहीं देते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये सब PYQ में तुम्हें मिल जाएगा। दे आर मेनी अमीनो एसिड्स, किस पे वेरिएबल हो जाते हैं, वो आर ग्रुप पे वेरिएबल हो जाते हैं। बाकी सब फिक्स रहने वाला है, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। आर ग्रुप पे डिफरेंट आएगा और डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बनता जाएगा। However, those which occur in the protein are only of the 20 type, और जो प्रोटीन में मिलते हैं वो उसके अमीनो एसिड्स के सिर्फ 20 टाइप्स हैं। ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट जो हमें कहाँ मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, जो आर ग्रुप होता है इन प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स में वो हाइड्रोजन हो सकता है। द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, जब वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर उस आर में सब्स्टिट्यूट में मिथाइल ग्रुप आए तो एलेनाइन बन जाएगा और हाइड्रोक्सिल मिथाइल आ जाए तो सेराइन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अगर हाइड्रोजन आता है तो ग्लाइसिन बनता है, मिथाइल ग्रुप आता है तो वहाँ पे एलेनाइन बनता है और हाइड्रोक्सिल मिथाइल आता है तो सेराइन बनता है। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन द फिगर, उन 20 में से ये 3 फिगर 9.1 में शो किए गए हैं। ये देखो, ये रहे अमीनो एसिड, हाइड्रोजन आया, ग्लाइसिन बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल आया, सेराइन बना और मिथाइल ग्रुप आया तो एलेनाइन बना। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आने पे ग्लाइसिन बनता है, मिथाइल ग्रुप आने पे एलेनाइन बनता है और हाइड्रोक्सी मिथाइल आने पे सेराइन बनता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे बेस इधर हाइड्रोजन, ये पूरा है और ये है हमारा आर ग्रुप जो वेरिएबल है और इसी की वजह से क्या आता है, डिफरेंट अमीनो एसिड। और जो 20 है टोटल अमीनो एसिड जो प्रोटीन से मिलते हैं उसमें से 3 के ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ से PYQ पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक लाइन, हर एक चीज़ जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसको सबको दिमाग में रखते हुए चलो। ठीक है। द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो, कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। अब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड की, वो एसेंशियली किस पे है, अमाइनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिल ग्रुप पे और आर फंक्शनल ग्रुप पे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिड्स। अगर कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप पे ही वहाँ पे एसिड बनते हैं कि वो एसिडिक अमीनो एसिड है कि बेसिक है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक है लाइसिन, न्यूट्रल है वेलाइन। तो एसिडिक का एग्जांपल है ग्लूटामिक। एसिडिक कब बनेगा, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा। बेसिक कब बनेगा, जब वहाँ पे अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा। तो वही कहा गया है, एसिडिक ले क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ये एग्जांपल है, पूछे जाते हैं एसिडिक का एग्जांपल बताओ, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जांपल क्या है, लाइसिन। न्यूट्रल का एग्जांपल क्या है, वेलाइन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे 3 टाइप का अमीनो एसिड्स हो गए, एसिडिक, बेसिक एंड द न्यूट्रल। एसिडिक जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो, बेसिक जब अमाइनो ग्रुप और न्यूट्रल जब दोनों बराबर में हो। तो एसिडिक का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल है लाइसिन, न्यूट्रल का एग्जांपल है वेलाइन। सिमिलरली दे आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं जैसे कि टायरोसिन, फिनाइलएलानीन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सारे एग्जांपल्स याद ही करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल्स तो याद ही करने हैं और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल टायरोसिन, फिनाइलएलानीन एंड द ट्रिप्टोफैन। A particular property of amino acid is the ionizable nature of amino and the carboxylic group। अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है अमीनो एसिड की, कि उसके पास आयनाइजेबल नेचर होता है अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। इसीलिए अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके वजह से डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशन में जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का वो चेंज होता है। किसके वजह से, क्योंकि उनके पास आयनाइजेबल नेचर होता है। किसके वजह से, ड्यू टू आयनाइजेबल नेचर जो सोल्यूशन में ऑफ डिफरेंट पीएच अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। तो बी को ज़िट्राइन कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये इधर जाए तो ये इधर बन जाएगा दूसरी फॉर्म में और इधर जाएगा तो इधर दूसरी फॉर्म में। लिपिड्स, अब हम बात कर रहे हैं लिपिड्स की। यहाँ पे अमीनो एसिड खत्म हो चुका है। लिपिड्स क्या होते हैं, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में ना घुलने वाले। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये सिंपल फैटी एसिड्स हैं। अब फैटी एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अटैच होता है आर ग्रुप पे। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है या हायर नंबर भी जा सकता है। 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड। ये भी क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है, पूछा गया है कि पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन, और इसके अंदर कौन सा इंक्लूड किया जा रहा है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करके पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। अब वहीं पे बात की जाए किसकी, एराकिडोनिक एसिड की, तो एराकिडोनिक एसिड में कितने होते हैं, वहाँ पे होते हैं 20 कार्बन। एराकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो ये सब पीवाईक्यू है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें याद रखते जाओ। पाल्मिटिक एसिड, और अगर ऐसी दिक्कत होती है तो यहाँ साइड में लिखते जाओ कि हमने पाल्मिटिक एसिड पढ़ा जिसमें 16 कार्बन है, 16 में कार्बोक्सिलिक भी इंक्लूडेड है। फिर हमने एराकिडोनिक एसिड पढ़ा, वो 20 कार्बन का है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक वाला इंक्लूडेड है। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लिपिड्स पढ़ रहे हैं। लिपिड्स को हम सिंपल फैटी एसिड्स भी कहते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप वेरी करता है, जिसका नंबर 19 तक, टिल 19 तक जा सकता है, ठीक है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। अब देखो ये लाइन यहाँ से, ये भी पीवाईक्यू है, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि फैटी एसिड, भैया फैटी एसिड क्या, फैटी एसिड या तो वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, उसमें डबल बॉन्ड ना हो, या अनसैचुरेटेड विद वन और डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फैटी एसिड में सिर्फ सैचुरेटेड होते हैं कि अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। दूसरा सिंपल लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल, जो क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। दूसरा सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल दिया गया है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स। और बहुत सारे लिपिड्स में क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों मिलते हैं। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। लिपिड्स में क्या मिलेगा, जो फैटी एसिड्स होंगे वो एस्टेरिफाइड होंगे ग्लिसरॉल के साथ। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, चाहे एक ग्लिसराइड हो, डाई, दो या ट्राई। These are also called the fat and the oil based on the melting point। अब इन्हें फैट और ऑयल किस बेसिस पे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको फैट और ऑयल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऑयल जो होते हैं उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, लाइक गिंगली ऑयल, और इसलिए वो रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। इसलिए कभी भी घी जम जाता है, फैट जम जाता है, ऑयल, तेल नहीं जमता। तो ऑयल क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट। क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो फैट फ्रॉम द मार्केट। सम लिपिड्स हैव द फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम। अब कुछ लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स। ये किस में मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉस्फोलिपिड कहाँ मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। लेसिथिन क्या है, लेसिथिन भी एक फॉस्फोलिपिड है, जो कहाँ मिलता है, बेसिकली हमारे जब बोलते हैं ना कि सर्फेक्टेंट का काम करता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड इन द लंग्स, ताकि उनका सरफेस है वह चिपके ना, फ्रिक्शन को सब रिड्यूस करना। तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। सम टिश्यूज स्पेशली इन द न्यूरल टिश्यू हैव द लिपिड्स विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। और कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जैसे कि हमारा न्यूरल टिश्यू, वहाँ पे लिपिड्स जो होते हैं मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मिलते हैं। अब हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी मिलते हैं। कुछ क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस आते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस में क्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो ये सारे क्या है, नाइट्रोजन बेसिस हैं। व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर, जब भी शुगर पे अटैच हो जाएंगे तो बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड। तो अगर नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ अटैच हो जाए तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और वहीं पे अगर इसमें नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आ जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये बेसिक डिफरेंस होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड में तुमको फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। तो तुम कैसे याद कर सकते हो, साइड, साइड से याद करो, किसी को हटा दिया भाई, किसी को साइड कर दिया उसमें से, किसको साइड कर दिया, फॉस्फोरस को। तो भाई हमें न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि हमें फॉस्फोरस को साइड कर दिया। और जब फॉस्फोरस आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो टाइड, टाइड हो गया, जुड़ गया आपस में, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो ठीक है, यू आर न्यूक्लियोटाइड और यू आर न्यूक्लियोसाइड। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज फाउंड इन द स्टेरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। वही बात की गई, अगर फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर द न्यूक्लियोसाइड। जो एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। वहीं पे एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं जैसे कि डीएनए और आरएनए, उसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड मिलता है। डीएनए और आरएनए आर द फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए क्या है, फंक्शन करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह।
तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल सबके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। अमीनो एसिड्स के देखे हमने, ग्लिसरॉल देखा, पाल्मिटिक एसिड का दिया है, 16 कार्बन का था, इधर ट्राइग्लिसराइड्स दिए गए हैं, R1 R3। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्ट्रक्चर दे देते हैं, पूछते हैं बताओ ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, ये कोलेस्ट्रॉल है, इधर फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का पूछते हैं, आइडेंटिफाई द लेसिथिन, स्ट्रक्चर दे देंगे, बताओ कौन सा लेसिथिन है। अब ये नाइट्रोजन बेसिस आ गए, एडेनिन और प्यूरिन। अब नाइट्रोजन बेसिस को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, प्यूरिन्स एंड द पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और पायरिमिडीन्स में आते हैं यूरेसिल और थाइमीन। ये होते हैं हमारे पायरिमिडीन और प्यूरिन्स, इनमें इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाँ, तो हम कहा था नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। सॉरी, तो मैंने गलत बता दिया। प्यूरिन में क्या आते हैं, प्यूरिन में आते हैं हमारे एडेनिन और ग्वानिन, और यूरेसिल ये भी एक, ये पायरिमिडीन में ही है, और पायरिडीन में आते हैं हमारे यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो प्यूरिन्स में आते हैं हमारे एडेनिन एंड द ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स में आते हैं यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये हमारे दो नाइट्रोजन बेसिस में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब हम पढ़ेंगे आगे जेनेटिक्स वगैरह 12th का, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो, तो ये क्या है, एडिनोसिन। यहाँ पे सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ नाइट्रोजन आके अटैच हो गया, तो ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड, दैट इज एडिनोसिन। फिर फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, जिसे कहा गया है एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। कहते हैं ये इंट्रोडक्शन में, ये न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें गायब है। पुरानी एनसीईआरटी में ये सब बताया गया है कि भाई मॉलिक्यूलर बेसिस पे ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, कि बायो मॉलिक्यूल है, लिपिड स्ट्रिक्टली किसके अंदर आता है, किसके अंदर नहीं आता, उसका वेट कितना जाता है। तो वो सारी चीज़ें पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ में प्रेजेंट है। ये नया एनसीईआरटी 24-25 वाली पीडीएफ है, इसलिए इसमें वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन आगे होंगी ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हैं और उसमें नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगी, फिर क्लियर कर दूँगी चीज़ें, बट मोस्ट प्रोबेबली जितना है अभी वो पढ़ते हैं। अगर कुछ मिसिंग होगा तो उसको हम और पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे, वहाँ से उठा लेंगे। अब हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स की। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल big from the living organism, determining their structure and if possible synthesizing them। कि जो मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट क्या है केमिस्ट्री का, कि हम आइसोलेट कर सकते हैं मतलब थाउजेंड ऑफ कंपाउंड को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर उनको डिटरमाइन करते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे वो चीज़ बनती है। इफ़ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर कोई बायोमोलिक्यूल की लिस्ट बनाए तो हम उसमें क्या थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रख सकते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर्स एक्सेट्रा। For reasons that are given in the section 9.10, we can call all these biomolecules as metabolites। हम इन सब को क्या बोल सकते हैं, मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड एंड शोन इन फिगर 9.1, जो हम अभी ऊपर देख के आए थे। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। However, when one analyze plant, कोई प्लांट फंगल या माइक्रोबियल सेल को जब एनालाइज करता है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें। और इन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा जाता है। ये कह रहे हैं जब तुम एनालाइज करोगे किसी भी सेल को उठा के, तो तुम देखोगे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हमने ऊपर देखे थे सेक्शन में, किसमें 9.10 में, उधर सेक्शन में फिगर 9.1 में देखे थे, वो क्या थे, प्राइमरी मेटाबोलाइट। उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एल्कनॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर आते हैं, जो इस टेबल में दिए गए हैं। और यहाँ से ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट, बायोमॉल की तो हर टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई, उनका क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि उनका फंक्शन आइडेंटिफाई किया गया कि भाई बॉडी में उनका क्या काम है। वही लिखा है, वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। उनका फंक्शन पता है और एक वो नोन रोल, जिनका फंक्शन पता है, क्या निभाते हैं, क्या रोल है उनका एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। We do not at the moment understand the role of the function of all the secondary metabolites। हम नहीं जानते इस मोमेंट पे कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका क्या फंक्शन है।
इन होस्ट ऑर्गेनिज्म हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइस, सेंट एंड द पिगमेंट्स। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, जो हम आगे के लेटर चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आराम से दिख जाएंगे पीवाईक्यू में। पूछा जाता है, पूछ लेंगे चूज़ द इनकरेक्ट, या मैच द फॉलोइंग, किसका क्या एग्जाम्पल है। तो पिगमेंट्स में क्या आता है, कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड्स में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन। टेरेपनॉइड्स में आते हैं मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल्स में आते हैं लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में आते हैं एब्रिन और रैकिन। लेसिथिन में आता है कॉन्विक्लेवन ए। ये तो बहुत ही है, ये तुम्हें दिखेगा, ये बहुत बार पूछा था लेसिथिन का एग्जाम्पल क्या है। पता नहीं इतना फेवरेट है ये, हर पीवाईक्यू में तुम्हें दिख जाएगा, हर साल के में कहीं ना कहीं तो घूम फिर के पूछा ही गया है। ड्रग्स में क्या क्या आते हैं, विनब्लास्टिन, क्यूक्यूमिन एक्सेट्रा। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आते हैं रबर, गम्स एंड द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आता है, बच्चे इसे बहुत गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेबल्स हैं, टेबल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर टेबल तुम्हें पता होना चाहिए, ऊपर जहाँ वो रेशियो, जहाँ पे प्रेजेंट था अमाउंट की, कितना क्या अमाउंट प्रेजेंट होता है वो भी पता होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू याद ना हो, पर एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर बना लो कि भाई सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा क्या। एक बार हम खुद ही यहीं बना लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से तुम्हें पीवाईक्यू में मिलेगा। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। अब हाइड्रोजन है अर्थ क्रस्ट में 0.14, ह्यूमन बॉडी में 0.5। कार्बन की बात की जाए ह्यूमन में 18.5, ऑक्सीजन 46.6%, 65। तो हम ह्यूमन बॉडी का बनाते हैं ऑर्डर कि क्या प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा, तुम्हारा कार्बन। कार्बन के बाद क्या प्रेजेंट है तुम्हारा बॉडी में, कैल्शियम। देखो क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम। कैल्शियम इज 1.5। नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम भी नहीं, कैल्शियम नहीं है भाई। ये है हमारा 3.3%, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन 65, फिर कार्बन। कार्बन के बाद है हमारा नाइट्रोजन 3.3%। उसके बाद है कैल्शियम, दैट इज़ 1.5। कैल्शियम के बाद क्या आएगा हमारा, एक मिनट, इस वीडियो में अभी इतना रखते हैं, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं इस टेबल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। बाय।